वही स्टूडेंट अच्छा एक्सेल कर पाएगा, अच्छा परफॉर्म कर पाएगा इन एनएमडी कैट हु हैज कंट्रोल ओवर हिज और हर नर्व्स। ठीक है, एनएमडी कैट में पैनिक नहीं करना। आपको कोई ज़रूरत नहीं है यूट्यूब चैनल्स फॉलो करने की, फेसबुक पेजेस फॉलो करने की, इंस्टाग्राम पोस्ट देखने की रिलेटेड टू कि एनएमडी कैट डिले होगा कि नहीं होगा, एनएमडी कैट कैंसिल होगा कि नहीं हो गया, एनएमडी कैट पेपर लीक हो गया एक दिन पहले। ये सारी बेकार बातें हैं, इन पे फोकस नहीं करना आपने। ठीक है, द रीजन इज दिस। Assalamu alaikum. My name is Amna Arif. I am a student of Rawalpindi Medical University. Today's video is to guide the NMD CAT aspirants for their incoming entry test. सबसे पहले मैं अपने आप को थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोड्यूस करा दूँ। मैं फेडरल बोर्ड की स्टूडेंट थी। मैंने मैट्रिक में 1076 मार्क्स सिक्योर किया आउट ऑफ 1100. In FSC, I secured 1064 out of 1100, and in NMD CAT, I secured 189 out of 200. My total aggregate was 95.7%. अच्छा, मैंने MD CAT की प्रिपरेशन स्टार्ट कब की? So basically, I started my MD CAT preparation right after Ramzan. ठीक है, I joined KIPS Academy. ऑनलाइन सेशन थे, कोविड था, लॉकडाउन था, तो किप्स की ऑनलाइन क्लासेस होती थी। साइड बाय साइड वो हमें रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड करते थे। मेरा स्केड्यूल क्या था? मैं सुबह 7 बजे उठती थी, 8 बजे मैं पढ़ने बैठती थी, और 8 to 12 मैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस लेती थी। उनकी बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। तो उनकी हर क्लास 1 घंटे की होती थी। उसके बाद फ्रॉम 12 to 5 आई यूज टू रेस्ट, एंड फ्रॉम 5 to 8 मैं रिकॉर्डेड लेक्चर सुना करती थी उनके, एंड फ्रॉम 9 to 11 आई यूज टू प्रैक्टिस देयर MCQ बुक। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद बहुत बड़ा सवाल जो बच्चों को कंफ्यूज करता है इन MD CAT इज दैट व्हिच एकेडमी शुड दे ज्वाइन, वेदर दे शुड ज्वाइन एकेडमी और नॉट। तो अगर फ्रेशर्स की बात करें तो मैं फ्रेशर्स को रिकमेंड करूंगी कि वो अपने एकेडमी को कोई भी एकेडमी ज्वाइन कर लें, आइदर इन देयर लोकल एरिया कोई सी भी कर लें, किप्स कर लें, ग्लोबल कर लें, स्टेप्स कर लें, एनी एकेडमी। द रीजन इज दिस के जो FSC के स्टूडेंट्स होते हैं या OA लेवल्स के स्टूडेंट होते हैं, उनको ज्यादा आइडिया नहीं होता कि NMD CAT की प्रिपरेशन किस तरह करनी है। सो बेसिकली दीज एकेडमीज गिव यू अ डायरेक्शन जिसके थ्रू आप NMD CAT की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब अगर NMD CAT को डिस्कस करें तो हम इसको किस तरह बताएंगे? NMD CAT बेसिकली ये है कि आपने 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इन 4 सालों में आपने जितनी भी थ्योरी पढ़ी है उसको प्रैक्टिकली MCQs की फॉर्म में अप्लाई करना। इट इज NMD CAT। ठीक है, और NMD CAT इज अ गेम ऑफ नर्व्स, यानी वही स्टूडेंट अच्छा एक्सेल कर पाएगा, अच्छा परफॉर्म कर पाएगा इन NMD CAT हु हैज कंट्रोल ओवर हिज और हर नर्व्स। ठीक है, NMD CAT में पैनिक नहीं करना। ठीक है, बेसिक MCQs आते हैं, सिंपल और इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि वही इंसान NMD CAT में पैनिक नहीं करेगा जिसकी MCQs पर ग्रिप है, जिसने MCQs बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस की है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मैंने NMD CAT में इंटरनेट से कोई मदद ली थी या नहीं, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेरा NMD CAT की प्रेपरेशन में मेन फोकस अपनी कोर्स बुक्स पर था। ठीक है, जो कि हमारी फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की कोर्स बुक्स हैं। अब मैं फेडरल बोर्ड की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने बायोलॉजी में फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन पढ़ी थी। तो मैंने MD CAT में फिर पंजाब बुक बोर्ड पढ़ी, बिकॉज मेरी नेशनल बुक फाउंडेशन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी। फिजिक्स के लिए आई चोज पंजाब बुक बोर्ड, एंड फॉर केमिस्ट्री आप चाहे पंजाब बुक बोर्ड से कर लें या नेशनल बुक फाउंडेशन से कर लें। पर्सनली मैंने पंजाब बुक बोर्ड से किया था। द रीजन इज दिस, नेशनल बुक फाउंडेशन में बहुत से ऐसे रिएक्शंस नहीं गिवन जो पंजाब बुक बोर्ड में गिवन है। ठीक है, अच्छा, बाकी ये कि इंटरनेट मैं किस लिए यूज करती थी फॉर NMD CAT प्रिपरेशन, तो मैं जिन MCQs को मैं प्रैक्टिस कर रही होती थी और मुझे उनके आंसर्स नहीं मिलते थे, तो मैं नेट पर उनको फाइंड करती थी उनका सोल्यूशन, और फिर इस तरह मैं अपने उन MCQs की भी प्रैक्टिस कर लेती थी। अब आ जाती है बात कि NMD CAT की प्रिपरेशन के दौरान आपने किन किन पेजेस को फॉलो करना है और किन किन पेजेस को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक पेज को फॉलो करना है, दैट इज द PMC ऑफिशियल वेबसाइट। उस पर आपको बता दिया जाएगा कि आपका XYZ डेट पे आपका पेपर है, इस वेन्यू पे आपने पहुंचना है और इस टाइम पे पहुंचना है। दिस इज सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। आपको कोई जरूरत नहीं है यूट्यूब चैनल्स फॉलो करने की, फेसबुक पेजेस फॉलो करने की, इंस्टाग्राम पोस्ट देखने की रिलेटेड टू कि NMD CAT डिले होगा कि नहीं होगा, NMD CAT कैंसिल होगा कि नहीं हो गया, NMD CAT पेपर लीक हो गया एक दिन पहले। ये सारी बेकार बातें हैं, इन पे फोकस नहीं करना आपने। ठीक है, द रीजन इज दिस के PMC रूलिंग अथॉरिटी है, उसने जो डेट दी है और उसने जो ऑर्डर दिया है उसी के अकॉर्डिंग पेपर कंडक्ट होना है। चैनल्स और फेसबुक पेजेस को देख के आप ना सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करें बल्कि आप अपना टेम्पो भी तोड़ रहे हैं पढ़ने का। ठीक है, अच्छा, अब अगर पूछा जाए कि व्हाट वाज योर की टू सक्सेस फॉर NMD CAT, तो मैं ये कहूंगी कि माय की टू सक्सेस फॉर NMD CAT वाज परसिस्टेंस।
आप बेशक थोड़ा पढ़ें लेकिन आप रोज का रोज पढ़ें। ऐसे नहीं कि आप एक हफ्ता पढ़ रहे हैं और एक हफ्ते आपने किताब ही नहीं खोली, ठीक है। आप रोज पढ़ें, एटलीस्ट रोज कुछ ना कुछ एमसीक्यू जरूर सॉल्व करें और कुछ ना कुछ बायो की थ्योरी जरूर पढ़ें, बिकॉज बायो बहुत लंबी है और बायो के 80 एमसीक्यूज आने हैं, ठीक है। यहाँ तक कवर हो गया। उसके बाद एक चीज़ जो मैंने अपने एमडी कैट से बेसिकली सीखी और जो मुझे लगता है कि मैंने इससे एक्सपीरियंस गेन किया, वो ये था कि सबसे पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को आप दूसरों से कंपेयर ना करें वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एन एमडी कैट। आपके फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, आप उनसे प्रॉपर डिस्कशन करें रिलेटेड टू एमसीक्यू सोल्यूशन और आपको कोई क्वेरी आप उनसे पूछें, लेकिन आप अपने आप को उनसे कंपेयर ना करें कि अच्छा उसने 5 चैप्टर्स आज कर लिया और मैंने आज एक चैप्टर किया। इससे रिजल्ट क्या होगा कि आपको डिप्रेशन होगा, आपको एंग्जाइटी होगी, ठीक है, आप पे स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपने, चूंकि जरूरी नहीं है कि अगर उसने 5 चैप्टर्स प्रिपेयर किए तो शायद उसने उस डेप्थ से प्रिपेयर ही ना किए जिससे आप प्रिपेयर करें। आप एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करें साइड बाय साइड। आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए कि पीएमसी ने जो डेट अनाउंस की है उससे एक हफ्ते पहले मेरी सारी प्रेपरेशन और सारी रिवीजन कंप्लीट हो। इस टारगेट को आपने अचीव करना है। अब आपकी मर्जी, आपने जिस पेस से प्रोसीड करना है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और चीज सजेस्ट करूंगी कि माइंड को रिलैक्स करें और 24/7 ना पढ़ें, ठीक है। ये नहीं कि आप पूरा हफ्ता अपने आप को एग्जॉस्ट कर लें और एमडी कैट के वक्त आप बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो, ठीक है। आप एक ना प्रॉपर स्केड्यूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। इसलिए मैं कह रही हूँ यूनिवर्सिटी अकेडमी ज्वाइन कर लें, बिकॉज अक्सर बच्चे होते हैं जो टाइम टेबल बनाकर उसे फॉलो नहीं कर पाते। अकेडमीज की मदद से आप एक प्रॉपर स्केड्यूल के थ्रू सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे विद इन टाइम, ठीक है। इसके अलावा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, आउटिंग्स पे जाएं, लेकिन रोज का रोज कुछ ना कुछ पढ़ें और अपने आप को ओवरबर्डनाइज ना करें। अब आ जाते हैं टेस्ट प्रिपरेशन, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो 2 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड है। एक है फिजिक्स और एक है केमिस्ट्री। बायो इज जस्ट क्रैमिंग, ठीक है। जिसके लिए आपको क्या जरूरत है कि आप रोज का रोज पढ़ें बायो आपने रोज पढ़नी है, थोड़ी पढ़ें और जो किंगडम्स वाले चैप्टर्स हैं उनको आप थोड़ा मतलब कि रोज उनको डिवाइड कर लें कि आज मैंने एक पेज करना है, आज मैंने एक पेज करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखिए आपने किस तरह एनएमडी कैट की प्रिपरेशन करनी है। आपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है। बायो 80 मार्क्स की आ रही है, फिजिक्स 40 मार्क्स की आ रही है, केमिस्ट्री 60 मार्क्स की आ रही है और इंग्लिश जस्ट 20 मार्क्स की आ रही है, ठीक है। तो आपने सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है? बायो पे, बिकॉज इसके 80 मार्क्स है, ठीक है। मेजर पोर्शन आपका बायो कवर कर देगा और बायो के एमसीक्यूज आते भी थ्योरी बेस्ड है। आपने कोई डेफिनेशन उठा के दे देंगे, कोई फाइलम दे देंगे, ठीक है। जनरल सवाल आते हैं बायो के, जो बुक में लिखा होता है उसी में से आए हुए होते हैं, ठीक है। आउट ऑफ कोर्स कुछ नहीं होता। अच्छा, यहाँ तक हो गया। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मैं एक चीज सजेस्ट करूंगी कि एक तो आप इंग्लिश के रूल्स सब करें, ठीक है। मतलब कि जितने भी बच्चे हैं सारे इंग्लिश के रूल्स करें रिगार्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रिगार्डिंग नाउन्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, कंजंक्शंस, जो भी है, ग्रामर मिस्टेक्स, ठीक है, पंक्चुएशन, इनसे रिलेटेड आप रूल्स जरूर करें। और इसके लिए मैंने जो बुक फॉलो की थी वो किप्स की इंग्लिश की प्रेपरेशन बुक थी, ठीक है। उसके अंदर सारे रूल्स भी गिवन है और फिर मैं इंग्लिश की प्रेपरेशन बुक से रूल्स सारे याद करती थी, फिर उनको मैं एमसीक्यूज किप्स की इंग्लिश की एमसीक्यू बुक के थ्रू अप्लाई करती थी, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है इंग्लिश की वोकैबुलरी की। तो इसके बारे में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी इंग्लिश की वोकैबुलरी के बारे में कि कुछ होते हैं जो बहुत आसानी से क्रैम कर लेते हैं और कुछ हैं जो मुश्किल से क्रैम कर पाते हैं। तो जो बेसिकली इजीली क्रैम कर सकते हैं वो तो वोकैबुलरी आसानी से याद कर लेंगे, लेकिन जिनको क्रैमिंग में मसला आता है मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि वो इस पे इतना ज्यादा टाइम वेस्ट मत करें, बिकॉज वोकैबुलरी 5 to 6 वर्ड्स आने हैं और अगर उधर स्ट्रेस और प्रेशर में कुछ ना कुछ बंदे को भूल भी जाता है, ठीक है। तो जो क्रैम कर सकते हैं आसानी से वो वोकैबुलरी कर लें, लेकिन जो नहीं क्रैम कर सकते वो जस्ट ऊपर से वर्ड्स के जनरल मीनिंग्स देख लें, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में मैं ये कहूंगी कि फिजिक्स आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ही फिजिक्स आएगी, ठीक है। आपने एक टॉपिक पढ़ा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, आपने एक टॉपिक पढ़ा कूलम्स फोर्स। अब आपने क्या किया कि आपने वो उसके जनरल फॉर्मूलाज देखे, उससे रिलेटेड ट्रिक्स देखी सॉल्व करने के लिए, और फिर एट द एंड आपने क्या किया कि आपने कोई भी प्रैक्टिस बुक खोली और उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व किए। फिजिक्स आप जितने एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा आपको आएगी, ठीक है। बायो में आपने क्या करना है, आपने कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ा, जैसे मैंने सेल डिवीजन पढ़ी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है उसके साथ कि मैंने बायो की टॉपिक को रीड करना है, हर एक लाइन को गौर से पढ़ना है, बिकॉज बायो की अक्सर लाइंस उठ के एज इट इज आई भी होती है, ठीक है। और फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर लेना है। केमिस्ट्री में मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी कि केमिस्ट्री में आपने 2 चीजें ना कभी नहीं छोड़नी, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक मोल्स मैथ्स वाला चैप्टर। मोर देन 60% ऑफ द पेपर
इन्हीं में से आया हुआ होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी वो इतना टफ पेपर नहीं देते, वो जनरल मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड रिएक्शंस देते हैं, और मोल मास में से बहुत कैलकुलेशंस करने के लिए आ जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा केमिस्ट्री के बारे में ये है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको नो डाउट याद करनी पड़ेगी। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री जो है वो कॉन्सेप्चुअल है ज़्यादा, और सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में आपको क्रैमिंग ज़्यादा करनी है, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री के बाद ये हो गया, मैंने आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के बारे में गाइड कर दिया। अब इसके बाद ये आ जाता है कि मैंने बेसिकली एंट्री टेस्ट के लिए कौन सी बुक से प्रैक्टिस की थी। तो मैं आपको बताऊं, मैंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी किप्स की प्रैक्टिस बुक्स को, जिनसे मैंने प्रैक्टिस की थी। इसके अलावा मैंने ग्लोबल के भी एमसीक्यूज सॉल्व किए थे, स्टेप्स के भी किए थे, नियर पियर के भी किए थे, और जनरल कुछ गूगल पे वेबसाइट्स थी उनसे भी मैंने एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए थे, ठीक है। एमसीक्यूज आप जितने प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी बुक से कर सकते हैं, कर ले। व्हाई? बिकॉज एक बुक अगर एक एस्पेक्ट से एमसीक्यूज को कवर कर रही है तो दूसरी बुक किसी डिफरेंट एस्पेक्ट से एमसीक्यूज को कवर करेगी, ठीक है। तो इससे आपकी जस्ट एमसीक्यूज पर ग्रिप बढ़ती है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब बात आ जाती है, आपने प्रेपरेशन कर ली, अब आप अपने कॉन्सेप्ट्स को कैसे चेक करेंगे? थ्रू एफएलपीज। फुल लेंथ पेपर्स आप जितने ज्यादा देंगे आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। इसका रीजन क्या है कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स करते हैं और उनके इंडिविजुअल पेपर्स अटेम्प्ट करते हैं, तो उस वक्त आप जस्ट एक टॉपिक पर फोकस करें, एक सब्जेक्ट पर फोकस करें। एफएलपी में यू हैव टू अटेम्प्ट फिजिक्स, यू हैव टू अटेम्प्ट बायोलॉजी, यू हैव टू अटेम्प्ट केमिस्ट्री एंड यू हैव टू अटेम्प्ट इंग्लिश। तो जब इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ आते हैं तो बंदा अपने आप को सही तरीके से जज कर पाते हैं कि उसको कौन से सब्जेक्ट में मतलब वीक है और कौन से सब्जेक्ट पे उसकी ग्रिप है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगी कि एफएलपीज एटलीस्ट 1 वीक में एक एफएलपी और एक पास्ट पेपर जरूर सॉल्व करें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आपने एमडी कैट में जब अपीयर होना है ना, उससे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपने किस सब्जेक्ट को एमडी कैट में जाके कितना टाइम देना है। क्यों? क्योंकि एमडी कैट में टाइम लिटरली इज मनी। वहां पे जो जितना आपको पता होगा कि आपने किस तरह डिवाइड करना, आपको पता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपकी किस सब्जेक्ट पे ग्रिप ज्यादा है। पर्सनली मैंने सबसे ज्यादा टाइम बायोलॉजी को दिया था बिकॉज इसके 80 एमसीक्यूज थे। फिर उसके बाद मैंने टाइम फिजिक्स को दिया था। केमिस्ट्री को मैंने कम टाइम दिया था, रीजन वास्ते हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन आसान बहुत आया था। और बच्चे अक्सर ये करते हैं कि इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज है 20 मिनट्स देते हैं, ये बहुत गलत है। आपने इंग्लिश को एटलीस्ट 25 टू 30 मिनट जरूर देने। रीजन क्या है कि इंग्लिश 20 एमसीक्यूज का है और 20 मार्क्स का है, और हर मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से जो इंग्लिश के ग्रामर के एमसीक्यूज आए हुए थे ना, वो बहुत इजी होते हैं। रीजन क्या है? उसके ऑप्शंस को आप देखें और ऑप्शंस एक्सक्लूड करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो मैं आपको कहूंगी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, बायोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज वो 80 एमसीक्यूज है, उसके 80 मार्क्स हैं। तो आप बायोलॉजी रोज करें, थोड़ी करें लेकिन रोज करें। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसलिए आपने बायोलॉजी रोज करनी है, ठीक है। इंग्लिश के बारे में मैंने जो किया था, मैं ऑल्टरनेट डेज पे करती थी, ठीक है। मैंने एक दिन इंग्लिश के नाउन्स प्रिपेयर किए, अगले दिन मैंने इंग्लिश के नाउन से रिलेटेड एमसीक्यूज किए, ठीक है। फिर उसके बाद अगले दिन मैंने एक दिन ब्रेक ली, फिर उसके बाद मैंने वर्ब्स किए, वर्ब से रिलेटेड एमसीक्यूज किए, ठीक है, इस तरह। अच्छा, अब जो वर्किंग डेज होते थे उसके अंदर मेरा ये होता था कि मैं फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री तीनों रोज करती थी और इंग्लिश ऑल्टरनेट डेज पे करती थी। बट ऑन वीकेंड्स मैं ये करती थी कि फिजिक्स एक दिन की, जैसे सैटरडे को, और साथ उसके बायो कर ली, तो संडे को मैं केमिस्ट्री और बायो करती थी, ठीक है। ये चीज हो गई। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ, जो बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, ये है कि आपने ओवर एफिशिएंसी नहीं दिखानी, ठीक है। आप लोगों ने सिलेबस से स्टिक करना है। हमेशा पेपर सिलेबस में से आता है, और अगर आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ जाए, कोई एमसीक्यू आ जाए, तो उसके ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, और अपने कॉन्सेप्ट्स को जंबल अप नहीं करना बाय स्टडीइंग एक्स्ट्रा, ठीक है। जो सिलेबस है उसी से स्टिक करें। बायो में आप लोग देखेंगे कि हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ टॉपिक्स एक्सक्लूडेड होंगे, तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है, उसमें से पेपर नहीं आता, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री में मैं बता चुकी हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मोल मैथ्स चैप्टर्स नहीं छोड़ने। फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर्स नहीं छोड़ने आपने, ठीक है। और फिजिक्स में आपने फर्स्ट ईयर में से लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन नहीं छोड़ना, इसमें से एमसीक्यूज मस्ट आते हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है कि डाइट की। तो एमडी कैट के दौरान बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, तो इस तरह आपने नहीं करना, ठीक है। प्रॉपर अपनी डाइट मेंटेन करनी है बिकॉज हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जब मतलब कि सुबह 8 to 2 अगर कॉन्टिन्यूस पढ़े तो बीच में 15 मिनट्स की ब्रेक जरूर लें, ठीक है, ताकि माइंड फ्रेश हो सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ वो ये है कि टोटल एमडी कैट में 2 लाख अबव स्टूडेंट्स अपीयर होंगे,
जिसमें से जस्ट 20% सेलेक्ट होते हैं इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस. सो ऑब्वियसली बात है 80% ऑफ द MD-CAT aspirants will not be selected in government medical colleges. So this is not the end of journey. ठीक है, आप लोगों ने आप बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास, आप लोग बहुत सारे बच्चे रिपीट करके अगली बार बेहतरीन मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं, तो आप रिपीट भी कर सकते हैं. ठीक है, आप हेल्थ साइंसेस में जा सकते हैं, आप फार्माकोलॉजी में जा सकते हैं, आप प्रोस्थेटिक्स में जा सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन करना था. मैंने आपको MD-CAT से रिलेटेड सारी डिटेल्स भी बता दी हैं, गाइडलाइंस भी दे दी हैं. अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है या कोई गाइडलाइन से रिलेटेड आपने डिटेल्स पूछनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, दैट इज रिगार्डिंग नोट्स के बारे में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि फिजिक्स नोट्स आपको बहुत सारे मिलेंगे. आपको हर एकेडमी अपने नोट्स खुद भी प्रोवाइड करेगी प्रिंटेड फॉर्म में, लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि नोट्स वही अच्छे होते हैं जो आप खुद बनाते हैं. ठीक है, फिजिक्स के नोट्स खुद बनाएं. एक टॉपिक पढ़ा, उसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़े सारे एक जगह लिख लें. ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट स्क्वायर रूट वैल्यू है वो लिख लें. ठीक है, आपने कोई ट्रिक नई सीखी है रिगार्डिंग कैलकुलेशंस वो लिख लें. ठीक है, केमिस्ट्री के रिएक्शंस लिखें. इस तरह नोट्स बनाएं. बायो के बारे में मैं सजेस्ट करूंगी कि बायो के नोट्स की इतनी जरूरत नहीं होती. वाई? बिकॉज बायो बुक टू बुक आती है, तो आप बुक की लाइंस को अच्छी तरह रीड करें, उन्हें हाईलाइट करें उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को. ठीक है, और एक लाइन को रीड करें और फिर खुद सोचें कि इसमें से कितने MCQs बन सकते हैं. ठीक है, इस तरह आपको आसानी होगी इन द NMD-CAT. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.